अस्सलाम वालेकुम। हर कली खुशामदीद, स्वागतम। Your presenter Ishtiyaq Ahmad is here with a new topic of plant physiology and biochemistry course. Today we are going to study an important pathway that occurs in certain plants known as C4 pathway. I will do my best to make your concept crystal clear regarding the mentioned topic. Let's start the lecture. ये स्टूडेंट्स आपने जो है C4 पाथवे के मुतालिक जो है वो पढ़ा होगा। इसको H-Slake पाथवे भी कहते हैं और ये अल्टरनेट मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। जब ये केल्विन बेंसन साइकिल डिस्कवर हुआ तो साइंटिस्ट बिलीव कर रहे थे कि C3 पाथवे जो है ये ओनली पाथवे है, इसके थ्रू जो है आप प्लांट जो है वो एब्जॉर्प्शन फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा स्कीम या दूसरा मैकेनिज्म फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं है। ये जो है 1965 में H-Slake जो वो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है शुगर केन में C4 पाथवे को जो है वो डिस्कवर किया और उसको स्टडी किया और ये रिपोर्ट दिए उन्होंने कि नहीं भाई, केल्विन साइकिल से हट के या C3 पाथवे से हट के एक और पाथवे भी है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, जिसको C4 पाथवे कहा जाता है। तो भाई जी, ये जो C4 प्लांट्स होते हैं तो इनमें क्लोरोप्लास्ट दो किस्म के होते हैं, ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट और एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट से क्या मतलब है, जो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है और उसमें जो है ग्रेना आपने पढ़े हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें ग्रेना नहीं होते। ये पिक्चर में आप जो है डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है जी, C4 लीव है और उसका जो है 3D इमेज जो है वो दिया गया है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस और ये आपको जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये आपके जो है वो मेसोफिल सेल्स हैं। मिड में ये वस्कुलर बंडल के ऑल अराउंड जो है रिंग शेप में सेल्स मौजूद है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है और डेवलप सेल्स हैं, जिसको बंडल शीट भी कहा जाता है। ये बंडल शीट जो है या पेरेन्काइमेटस सेल्स वस्कुलर बंडल्स के ऑल अराउंड होते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो इस कनेक्शन में इसको जो है वो क्रेन्स भी कहते हैं, क्रेन्स, KRANTZ, क्रेन्स, सही। तो ये क्रेन्स एनाटॉमी जो है ये C4 प्लांट की एनाटॉमी को हम क्रेन्स एनाटॉमी भी कहते हैं। क्रेन्स जो है ये जर्मन लफ्ज़ है और इसका मतलब है रिंग। इसके बरक्स जो C3 प्लांट्स होते हैं, देख ले पिक्चर में, ये जो है उसका अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस और इन बिटवीन जो है लोअर अपर एपिडर्मिस ये आपके मेसोफिल सेल है, डेवलप है और ग्रीन है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, वन टाइप क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है, ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बंडल शीट उसमें डेवलप नहीं होता, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, उसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होती। सारा का सारा फोटोसिंथेसिस जो है वो मेसोफिल सेल में होता है। C4 लीव्स में जो है वो फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के वो मेसोफिल सेल में होते हैं और जो C3 पाथवे है ये आपके बंडल शीट सेल में होता है। किस तरह होता है ये आप मुलाहिजा करें जी। फर्स्ट स्टेप में जो है वो आपका मेसोफिल सेल में ये होता है। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ग्रेनुलर है, ग्रेनुलर है
और उसमें क्या होते हैं, उसमें उससे कंपाउंड निकलता है जिसको हम फास्फेनोल पायरुवेट कहते हैं। ये फास्फेनोल पायरुवेट आप जानते हैं रिस्पायरेशन में आपने जो है पढ़ा है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस तरह देख लीजिए, ये CH2, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड COO एक हाइड्रोजन वाटर से लेके COOH बनाता है, और वो कहाँ अटैच होता है, ये आपके इस कार्बन से। सही, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और यहाँ जो है ब्रेक लगता है भाई, दूसरा फॉस्फेट और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन फ्री हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड उसका रह जाता है और फॉस्फेट से OH वाटर का जो है वो रिएक्ट करके नॉर्मल फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। सही, ये बॉन्ड जो है ख़त्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड COO और एक वाटर से यहाँ अटैच हो गया। सही है, COOH। ये आपका बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ। यहाँ जो ऑक्सीजन से भी एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन अपने आप को कंपेंसेट करेगा, कार्बन भी अपने आप को जो है स्टेबल करेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, कंपाउंड आपका 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए, COOH और COOH, सी सी सेम सेम ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। और फॉस्फेट जो है वो फास्फोरस H3PO4 फॉर्म में जो है वो जुदा हो गया है। ये आपका CH2 इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या था, डबल बॉन्ड था, वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। और आपका ये जो है COOH कार्बन और हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है यहाँ अटैच होके उन्होंने ऑक्सैलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बना के कार्बन से अटैच हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड बना। इस कार्बन कंपाउंड में जो है 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये और एक ये। सही है, तो ये फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड है, ये स्टेबल होता है, तो इस वजह से। और ये कितने कार्बन है इसमें 4 कार्बन है। तो इस कनेक्शन में हम इस C4 पाथवे को C4 पाथवे कहते हैं कि इसमें फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन का बनता है और वो स्टेबल होता है। C3 पाथवे में जो है फर्स्ट कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन का बनता है और वो स्टेबल होता है और 3 कार्बन होता है। देख लिए आप, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम, ये जो है आपका एक्सेलिक एसिटिक एसिड है। सेकेंडली, ये इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है, C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो वो भी इस कनेक्शन में जो इसमें जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। देख लिए, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में जी, आपका जो ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये जो है ये कन्वर्ट हो सकता है ये आपका एस्पार्टिक एसिड को। और ये इसको कौन कन्वर्ट करते हैं, तो आपके जो है ये आपके जो एंजाइम्स होते हैं नाइट्रो अमीनो ट्रांसफेरेजेस, वो ग्लूटामिक एसिड से हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप जो है उठाते हैं और एक्सिलिक एसिड से ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वो उठा के ग्लूटामिक एसिड को ट्रांसफ़र करता है और उसे हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप निकाल के इस कार्बन के साथ उसका बॉन्ड बना देता है। तो आपका एक्सिलिक एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सही, तो ये इंटर कन्वर्टेबल है दोनों जी, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसके साथ जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो है वो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका जो है इसके साथ जो NADPH2 मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाता है। NADPH2 मॉलिक्यूल NADPH2 मॉलिक्यूल जो है वो अपने 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या कर देता है, ऑक्सैलिक एसिड को जो है वो डोनेट कर देता है। ये देख लेना, ये ऑक्सैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। सही, अगर ऑक्सैलिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बन सकता है तो एस्पार्टिक एसिड से वापस एसिटिक एसिड बन सकता है। सही है, तो ये ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड के साथ जो है वो NADPH2 अपने 2 हाइड्रोजन वो क्या कर देते हैं, वो डोनेट कर देते हैं, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड के ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और एक हाइड्रोजन जो है बी इस कार्बन के साथ जो है दूसरी साइड पर अटैच हो जाता है। तो ये देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हुआ, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड, कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड,
तो इस कंपाउंड को हम फिर मैलिक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपका जो है वो फिर निकल आता है बंडल शीट सेल से, और वो जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, सॉरी वो मैलिक एसिड आपका जो है वो मेसोफिल सेल से निकल आता है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है बंडल शीट सेल को। नेक्स्ट जो स्टेप होते हैं वो बंडल शीट सेल में होते हैं। किस तरह मुलाहिज़ा करें जी, ये मैलिक एसिड है, देख लीजिए, ये डाई कार्बोक्सिलिक है जी, COOH, CH2C, COOH, HOH, सही है। यहाँ क्या हो जाता है, इसे NADP, और वो रिएक्ट कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और वो इनसे जो है वो 2 हाइड्रोजन वो रिमूव कर देते हैं। कौन से हाइड्रोजन? जो NAD ने इनको पहले स्टेप में दिए होते हैं कि ये हाइड्रोजन और वापस ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जो है NADP2 वो पिक करके NADP वो पिक करते हैं, दोनों हाइड्रोजन और NADP2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। सही। तो आपका जो मैलिक एसिड है वापस जो है क्या हो जाता है, और साथ साथ जी, सॉरी, साथ साथ जो है ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO से जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। सही। तो ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो निकला, COO कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन इसका कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है ना। तो ये CH2 है, ये हाइड्रोजन मिल के इसे CH3 बन जाता है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन गया है, यहाँ से भी हाइड्रोजन गया है, कार्बन को भी वैलेंस से सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को भी है, तो आपस में डबल बॉन्ड बना देते हैं, और आपका जो सरे वाला फर्स्ट स्टेप वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सेम टू सेम वहाँ रहता है। तो ये आपका क्या कंपाउंड 4 कार्बन से 3 कार्बन बना। सही। CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? 3 कार्बन है जी, इसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH2 मॉलिक्यूल जो है आपके साथ जो है ये आ गए। नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा जी, ये क्या हम बात कर रहे हैं कहाँ? ये हम जो है बंडल शीट सेल्स में है, ये सारा, ये बंडल शीट सेल में इस तरह होता है। मैलिक एसिड ब्रेक होता है, वह पायरुविक एसिड को एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपका वहाँ क्या होते हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट मॉलिक्यूल उसके साथ मिल के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जिसको हम रोबेस्को कहते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट को मिलाते हैं और उससे जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ब्रेक होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल में। मीन जो है वो आपका नॉर्मल कैल्विन बेंसन साइकिल जो है वो हो जाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, और उससे जो है आपके ग्लूकोज वगैरह वो बन जाते हैं। सही। पायरुविक एसिड आपका रहा बाकी। तो ये पायरुविक एसिड फिर के इसके साथ क्या होता है? पायरुविक एसिड के साथ जो है ATP प्लस फ्री फॉस्फेट जो है वो मिल जाता है। सही। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और कैटलिस्ट। ठीक। तो ये क्या होता है, ATP जो है आपका ये फॉस्फेट इस ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड जो है वो उसको जो है मिलाता है। वो किस तरह? तो यह जो है ATP से जो है एक फॉस्फेट की बजाय 2 फॉस्फेट निकलते हैं, पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी के साथ ये 3 फॉस्फेट्स होते हैं ना, तो एक फॉस्फेट नहीं बल्कि जो है वो 2 फॉस्फेट जो है वो बॉन्ड उसको उसके ब्रेक हो जाते हैं, और उससे जो एनर्जी निकलती है तो वो यकीनन ज़्यादा होगी। वो एनर्जी जो है इस फॉस्फेट को पिक करके इस ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। सही। और साथ ही जो है इससे जो हाइड्रोजन वगैरह एक होता है तो वो ATP के साथ जो है वो पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ जो है वो मिल जाता है। सही। देख ले, ये ATP फॉस्फेट है ना, तो ATP ये बॉन्ड जो है ये क्या करता है, इसको यहाँ इस फॉस्फेट को फ्री फॉस्फेट को अटैच कर देता है, और आपका क्या बन जाता है, आपका जो है ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक। तो ये क्या हो जाता है, COO कार्बन OP। ठीक है, ये फॉस्फेट फ्री अटैच हुआ, और ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि ये कार्बन तो जब ये सिंगल हो जाता है तो इसके तो ये बॉन्ड्स क्या हुए, 3 हुए, 1 2 3, तो ये तो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये इस कार्बन से जो है वो क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं, और इसका जो C3 का एक हाइड्रोजन जो है वो
वो जो है वो एटीपी पायरोफॉस्फेट से मिल जाता है। सही, तो पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई हो जाता है और एटीपी जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या है एमपी में कन्वर्ट हो जाता है, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, और 2 फॉस्फेट से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका एएमपी के साथ एक एटीपी और इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये एटीपी अपना एक फॉस्फेट जो है एएमपी को दे देता है। तो एएमपी जब एक फॉस्फेट पिक करता है तो एएमपी कन्वर्ट हो जाता है आपके एडीपी में। इससे ये क्या, एक फॉस्फेट एटीपी ने इनको दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, एडीपी हो जाएगा। एक फॉस्फेट इससे चला गया तो ये एटीपी से ये भी एडीपी हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये 2 एडीपी मॉलिक्यूल आपके साथ जो है वो बन गए और ये आपके जो है लाइट रिएक्शन को जो है वो ट्रांसफ़र होंगे और वह इसमें इससे जो है फिर एटीपी बन सकता है मॉलिक्यूल। सही, तो ये साइकिल भाई आपने जो है ये पढ़ी हमने, इसको ज़रा जो है वो स्कीमेटिक इसका डायग्राम में भी इसको जो है आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। ये मेसोफिल सेल है, बंडल शीट सेल है। सही, तो कार्बन डाइऑक्साइड ईयर से आया और यह जो है वो आपका फास्फोइनोल पायरुवेट है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है पीपी, उसको जो है एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा गया है ना। वो 3 कार्बन है, उससे मिल जाता है, उससे क्या ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो है वो जो है एस्पार्टिक एसिड को भी कन्वर्ट हो सकता है और एस्पार्टिक एसिड जो है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड को भी कन्वर्ट होता है। नॉर्मली जो है ये क्यों लिखा है एस्पार्टिक एसिड शक्ल में, जो है ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है बंडल शीथ सेल को और वहाँ से वह फिर जो है इससे ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बनता है। सही, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है वो एस्पार्टिक एसिड को ट्रांसफ़र ही ना हो और डायरेक्ट जो है मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ ट्रांसफरिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है। तो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड मेलेट को कन्वर्ट हो जाता है और किस तरह होता है, तो NADPH2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन देखिए, इसको जो है वो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड को मेलेट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है मेलिक एसिड आपका बंडल शीथ सेल में जो है वो एंटर हो जाता है। सही, बंडल शीथ सेल जो है उसमें मेलिक एसिड क्या हो जाते हैं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलता है, एंजाइम उसे निकालते हैं और वो जो है 2 हाइड्रोजन साथ निकलते हैं। वो 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, NADPH2 मॉलिक्यूल पे करते हैं, तो NADPH2 रिड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है आपको अवेलेबल हो जाता है, देख लें। और जो मैलिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, मतलब एक कार्बन उससे रिमूव हुआ, तो रिजल्टेंट कंपाउंड 3 कार्बन रहा, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड कहते हैं। सही, देख लें ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है केल्विन बेंसन साइकिल में एंटर होता है। सही, केल्विन बेंसन साइकिल में वहाँ क्या होता है, वो राइबोलोज 1 फास्फेट के साथ रोबिस्क एंजाइम वो की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है और वो जो है ब्रेक हो जाता है 2 PGA मॉलिक्यूल को और ये जो है बाद में जो है जितनी भी केल्विन साइकिल के वो स्टेप्स हैं उसमें होके फिर जो है वो राइबोलोज बिस्फॉस्फेट वगैरह वहाँ वो बना सकते हैं। सही, तो ये क्या हुआ, ये पायरुविक एसिड जो है ये आपका बंडल से निकल के मेसोफिल सेल में एंटर होता है और फिर ये पायरुविक एसिड जो है फास्फेनोल पायरुवेट को कन्वर्ट हो सकता है और रेडी, जब ये फास्फेनोल को कन्वर्ट हो जाए फास्फेनोल पायरुवेट को, तो ये रेडी टू पिक अनदर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सही, तो मैं मेसोफिल सेल से मैं मेलेट की शक्ल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट में एंटर होते हैं और बंडल शीट में जो है वो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ रोबिस्को एंजाइम है, तो वो क्या कर देता है, वो नॉर्मल किल्विन साइकिल करता है। ये बंडल शीट मेसोफिल सेल में ये प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता, ये बेंसन किल्विन बेंसन साइकिल, इसलिए है कि मेसोफिल सेल्स में रोबिस्को एंजाइम्स नहीं है। रोबिस्को एंजाइम्स नहीं है, जो रोबिस्को एंजाइम क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज 1,5 फास्फेट से मिलाते हैं, तो वो एंजाइम यहाँ है ही नहीं सिरे से, तो वो कैसे वो राइबोलोज 1,5 फास्फेट को मिलाएंगे। वो एंजाइम कहाँ मौजूद है, बंडल शीट सेल में मौजूद है। तो इस वास्ते जो है कुदरत ने ये सारा जो है वो इंतज़ाम किया है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैलिक एसिड अंदर आता है बंडल शीट के और वहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर नॉर्मल किन्वल साइकिल में इस्तेमाल होता है और रिजल्टेंट कंपाउंड जो है पायरुवेट जो है वो वापस मेसोफिल को आता है और ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यूस होता है। ये 5% प्लांट ऐसे है जिसमें जो है ये प्रोसेस आपका होता है C4।
रेस्ट ऑफ द जो प्लांट है जो 95% उसमें जो है नॉर्मल C3 पाथवे उसमें होता है। होपफुली आपने जो है इस बात को समझा होगा। नेक्स्ट जो है हम ये डिफरेंसेस बिटवीन C3 और C4 प्लांट्स पढ़ेंगे। तो ये आप मुलाजा करें जी, C3 प्लांट जो है इसमें हमने जो है बारहा कहा कि इसमें जो फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन होता है, जिसको फास्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं, या इसको शॉर्टली एब्रिविएटेड फॉर्म में PGA हम कहते हैं। C4 प्लांट में आपका जो फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड है वो 4 कार्बन होता है, और वो जो है उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हम कहते हैं। तो ये फर्स्ट। नेक्स्ट जो है इसमें C3 प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल्स में होता है। C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है मेसोफिल सेल में भी होता है, उसके कुछ स्टेप्स और बंडल शीट में भी होते हैं। जो C3 प्लांट में है ये जो है कोल्ड और वेट एरियाज़ में पाए जाते हैं, ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। C4 प्लांट जो है तो वो ड्राई एरियाज़ में भी हो सकते हैं। C3 प्लांट जो है 95% ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर C3। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो ग्रीन प्लांट्स है वो C3 पाथ पे जो है वो फॉलो करते हैं, और ओनली 5% ग्रीन प्लांट जो है वो C4 पाथ पे फॉलो करते हैं। रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज़ हाई। C3 प्लांट में जो रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन है वो हाई होता है, और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो क्या है, वो बिल्कुल जो है वो महदूद है, वो कम है। फोटो रेस्पिरेशन का से क्या मुराद है, ये दूसरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। देख लीजिए, आपने पढ़ा है राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट आप जानते हैं, आप रोबेस्को को भी जानते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी जानते हैं। तो रोबेस्को ये एंजाइम ऑक्सीजन भी जो है वो कंबाइन कर सकता है राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है ये पिक करके और राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट से अटैच कर सकते हैं। मतलब अब इसको डुअल नेचर शो करता है, डुअल एक्शन वो शो कर सकता है। अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो तो रबिस को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को 1,5 फॉस्फेट से अटैच करेगा। अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पिक नहीं करेगा, बल्कि ऑक्सीजन को राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट को अटैच करेगा। अगर ऐसा करे, रोबेस्को एंजाइम ऑक्सीजन पिक करे और उसको राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट को से अटैच करे, तो ये क्या होगा, एक दूसरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से शुरू हो जाता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ये उसका इनिशिएशन है। उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है जो फिर किसी वीडियो में उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन इसी C3 प्लांट में ये बहुत ज़्यादा होगा, और ये फोटो रेस्पिरेशन जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की जो कैपेबिलिटी है प्लांट की वो मुतासिर करती है, कम करती है। सही है। C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, वो एब्सेंट है या बिल्कुल नियर टू ज़ीरो है। सही। तो ये क्या वजह है, ये इस वजह से है कि C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में उसको अटैच करते हैं फास्ट मूविंग फॉरवर्ड से एंजाइम पेप को उसको कहा जाता है। तो वो एंजाइम जो है वो स्ट्रिक्टली कार्बन डाइऑक्साइड लवर है, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करता है राइबोलोज और फास्ट मूविंग फॉरवर्ड से। सही। वो ऑक्सीजन पिक नहीं करता, ऑक्सीजन से उसकी एफिनिटी बिल्कुल ज़ीरो है। सही। और यहाँ तो वो पेप को नहीं है ना, वो उसके बजाय वो रोबेस्को एंजाइम है। तो वो रोबेस्को एंजाइम क्या करता है, वो जो है वो ऑक्सीजन को भी पिक कर सकता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिक कर सकता है। तो C3 प्लांट में जो है फोटो रेस्पिरेशन की गुंजाइश बहुत है, और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की गुंजाइश वो जो है नियर टू ज़ीरो है। सही। ये C3 प्लांट्स और C4 प्लांट में जो नेक्स्ट फ़र्क है, लीव्स ऑफ दीज प्लांट डू नॉट शो करेंट्स एनाटॉमी। और C4 प्लांट की जो प्लांट है, लीव्स उनके उनके एनाटॉमी को क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है। वो क्यों, वो बंडल शीट के इर्द-गिर्द हमने डिस्कस किया है कि वो सेल्स मौजूद होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस कनेक्शन में इसको क्रेन्स कहा जाता है। क्रेन्स का मतलब है रिंग, ये जर्मन लफ्ज़ है ना। नेक्स्ट फ़र्क जो है अब C3 प्लांट्स और C4 प्लांट का, बंडल शीट सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बंडल C3 प्लांट के बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते भाई, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। C4 प्लांट के बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर ओनली वंस। C3 प्लांट में जो है
एक पॉइंट पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होते हैं, मतलब वो राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कोई दूसरा कंपाउंड या दूसरा मैकेनिज्म इसमें नहीं है कि वहाँ अलहदा से वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो। C4 प्लांट में दो जगह जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। फर्स्ट फास्फोइनोन पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है मेसोफिल सेल में, और सेकंड जो है बंडेड शीथ सेल में आपका जो है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और वो जो है नॉर्मल किल्विन साइकिल वो करता है। तो C4 में दो जगह जो है वो मैकेनिज्म मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, और C3 में जो है सिंगल एरिया या पॉइंट पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी लो। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो 15 से 25 के दरमियान है। इस पर जो है वो बेस्ट जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है C3 प्लांट में। इसके बरक्स जो है C4 प्लांट में ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ हाई, तो वो 30 से अबव है। 30 से अबव टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है C4 का, और उस पर बेस्ट जो है आपका फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट इज़ हाई। C3 प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट है तो वो बहुत ज़्यादा है, और इसके बरक्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट इज़ वेरी लो C4 प्लांट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट से क्या मुराद है? कंपेंसेशन पॉइंट ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपका जो है रेट ऑफ रेस्पायरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस में आपका जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उतना ऑक्सीजन आपके रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। तो ये रेट दोनों प्रोसेस के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। ये कंपेंसेशन पॉइंट जो है आप दो क्राइटेरिया पर बेस्ड है ना, ये लाइट इंटेंसिटी पर भी बेस्ड हो सकता है। लाइट इंटेंसिटी से क्या मुराद है, वो लाइट इंटेंसिटीज होती है ना जिस पर आपका कार्बन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पायरेशन ये इक्वल हो जाए, तो ये क्या होगा, ये भी कंपेंसेशन पॉइंट होगा और बेस्ड होगा लाइट इंटेंसिटी पर। आपका ये कंपेंसेशन पॉइंट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बेस भी हो सकता है, ठीक है। इस बेसिस पर ये कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन जो है क्या है 50 ppm को पहुंच जाती है C3 प्लांट में, तो इस कंसंट्रेशन पर आपका रेट ऑफ रेस्पायरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी कंपेंसेशन पॉइंट है, लेकिन बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। सही। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर भी आप कंपेंसेशन पॉइंट को जो है डिफाइन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और लाइट इंटेंसिटी पर भी आप जो है कंपेंसेशन पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो C3 प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड कंपेंसेशन पॉइंट है तो वो 50 ppm है। मतलब एटमॉस्फेयर का जो है वो 50 ppm हो तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इक्वल हो जाता है। तो इसके बरक्स जो है C4 प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट जो है वो लो है, 225 है। देख लेना, कंपेयर कर ले आप 2 to 5, तो ये कम है ना। इस कंसंट्रेशन पर आपका जो है रेट ऑफ रेस्पायरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाते हैं। तो कंपेंसेशन कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट में वाजिब फ़र्क है। नेक्स्ट जो है फोटोसिंथेसिस इनहिबिटेड में स्टोमेटा क्लोज। फोटोसिन जब C3 प्लांट के स्टोमेटा क्लोज्ड हो तो वहाँ आपके जो है फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो स्टॉप हो जाता है। C4 प्लांट में अगर स्टोमेटा क्लोज्ड भी हो तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। सुनने का जी, समझने का, टाइम देने का शुक्रिया जी। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।